हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है, लेकिन आप लोग रेडी रहेगा हमारे अपकमिंग लेक्चर्स के लिए, क्योंकि हम कोशिश करने वाले हैं कि हम रेगुलरली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के वीडियोस अपडेट करते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद लगता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को शिक्षा चैम्बर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। जब कभी भी हम कोई एक्ट शुरू करते हैं तो हमारे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये एक्ट लाया क्यों गया, और ये एक्ट अगर इस ईयर यानी कि अब अगर हम एग्जांपल लेकर चले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कि ये 1963 के अंदर बना था, तो 1963 से पहले की क्या सिचुएशन थी, उस वक्त कौन सा एक्ट था जो उस टाइम सिचुएशन से डील कर रहा था। तो ऐसे सारे सवालों के जवाब पहले हम देख लेते हैं। हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक ही डिस्कस करने वाले हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस पर भी ध्यान देंगे, जो कि हमें पता होने चाहिए। एक एक्ट को पढ़ने से पहले हमें उनके आंसर्स पता होने चाहिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता क्या है। अगर हम स्पेसिफिक का मीनिंग देखें तो स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर थिंग, यानी कि हमको पता है ये स्पेशल चीज या फिर ये पर्टिकुलर कोई भी वस्तु, ठीक है, थिंग। तो रिलीफ का मतलब हम सबको पता है रेमेडी हो सकती है, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज हमें दे रहा है, ऐसा एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो कैसे हमें रेमेडीज मिलेंगी, क्या वेज होंगे, देखिए हमारा हम सबके पास कुछ राइट्स हैं। अगर हमारा लीगल राइट क्या हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, तो क्या होता है, कोज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। अगर हमारा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो कोज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, और उस कोज ऑफ एक्शन के अराइज होने पर हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हमें हमें रेमेडी मिले, हमें कंपनसेशन मिले, हमें डैमेजेस हम क्लेम कर सकें। तो उसी के लिए हम कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो भी रिलीफ ही देता है, एक आपको अलग तरीके की रिलीफ देता है। इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई थी जिसके अंदर 7 तरीके की रिलीफ्स के बारे में बात की गई थी, जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं कि वो रिलीफ्स कौन कौन सी थी। सो एसआरए प्रोवाइड करता है हमें एक न्यू रिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर कोज ऑफ एक्शन। जो पहले कोज ऑफ एक्शन था, अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाकर आपने डैमेजेस क्लेम कर लिए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं नहीं, डैमेजेस के साथ साथ आपको उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी चाहिए थी, तो जो एसआरए है वो आपको मना नहीं करेगा। वो आपको क्या करेगा, उस जो पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट था जो ब्रीच हो चुका है, जो राइट इन्फ्रिंज हुआ है, उसके लिए आपको क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी दिलवाएगा। तो ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है क्या, बात किस बारे में करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एसआरए क्या प्रोसीजरल लॉ है या फिर सब्सटैंटिव लॉ है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं और सब्सटैंटिव लॉ क्या होते हैं। सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे राइट्स और हमारी लाइबिलिटीज को डिफाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं। ऐसे लॉज को हम बोल देते हैं सब्सटैंटिव लॉ। और प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होते हैं जो हमारे ही राइट्स और लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, को इन्फोर्स कराने का प्रोसीजर बताते हैं, वो होते हैं प्रोसीजरल लॉ। तो ये तो था बेसिक कि प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं, सब्सटैंटिव लॉ क्या होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि क्या एसआरए प्रोसीजरल लॉ है या फिर सब्सटैंटिव लॉ है। तो जो एसआरए है वो एक प्रोसीजरल लॉ है। जनरली क्या है, ये एक प्रोसीजरल लॉ ही है। बट इन सेक्शन 6 ऑफ एसआरए, जो सेक्शन 6 है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक नया राइट क्रिएट करता है सेक्शन 6। तो in some cases it is work as substantive law, but in general SRA is procedural law। अगर हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि SRA कैसा लॉ है, क्या वो सब्सटैंटिव है या फिर प्रोसीजरल है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि SRA क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। ये एक एडिशनल पॉइंट
आपको बता दिया गया है कि जो सेक्शन 6 है वो न्यू राइट क्रिएट करता है, जिसके अंदर बात की गई है कि कौन कौन पर्सन क्या है सूट फाइल कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। अगर कोई डिस्पोजेस्ट कर देता है उनको, तो उस बारे में सेक्शन 6 बताता है। तो वो कुछ पर्सन्स को राइट देता है कि आप क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो। तो इसलिए हमने उसको सब्सटैंटिव के तरीके से ट्रीट कर लिया सेक्शन 6 को। लेकिन बेसिकली जर्नली अगर हम बात करें तो एसआर एक ऐसा लॉ है, एसआर एक प्रोसीजरल लॉ है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन अब ये आता है कि व्हाट आर द नीड ऑफ द एसआरए, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की जरूरत ही क्यों आन पड़ी, हम लेकर ही क्यों आए। पहले तो हम इस मैगज़ीन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उबई जस ईवी रेमेडियम, यानी कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ये मैगज़ीन हमने शुरुआत से पढ़नी शुरू की थी, जब से हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एंटर किया था, तब से हम इस मैगज़ीन के बारे में सुन रहे हैं कि जहाँ पर हमें राइट्स अवेलेबल हैं वहाँ हमें रेमेडीज भी अवेलेबल हैं। तो इसीलिए अब अगर हमारे राइट्स इन्फ्रिंज्ड हो रहे हैं तो हमको रेमेडी भी चाहिए होगी। तो इसीलिए हमें नीड हुई कि हमें एक ऐसा एक्ट लेकर आना चाहिए जो हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें वो स्पेसिफिक रेमेडी जो हमें चाहिए वो प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा बात करता है कि अदर लॉज प्रोवाइड रिलीफ बट नॉट एडिक्वेट रिलीफ। यानी कि अब ऐसा नहीं था कि पहले कोई लॉज ही नहीं थे जो हमें रिलीफ प्रोवाइड करवा रहे थे, लेकिन वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं थी। इस वजह से क्या किया हमने, एसआरए को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता ही है कि कंपनसेशन मिल जाते हैं, डैमेजेस क्लेम करते हैं लोग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिसके अंदर सिर्फ कंपनसेशन, जो मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, वो एडिक्वेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ सरोगेसी का एग्जांपल लें, जिसके अंदर क्या होता है कि जो वूम होती है वो मतलब ऐसे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए ने अपनी वूम दे रखी है बी और सी जो कि दो स्पाउस हैं उनको, उनके लिए, क्योंकि बी जो है वो बेबी कंसीव नहीं कर सकती। ठीक है, कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से। अब क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद जब बेबी हो चुका है, तो वो क्या करते हैं, जो वो हस्बैंड वाइफ थे वो कहते हैं कि हमें तो अब बेबी चाहिए ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है, हम क्यों लें। तो अब जो ए था उसको मोनेटरी कंपनसेशन तो उसके लिए एडिक्वेट है ही नहीं, अब वो बच्चे का क्या करेगा, उसने तो अपनी वूम कुछ टाइम के लिए उन लोगों को दी थी ना। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या हो जाता है, कोर्ट क्या करेगी, प्रेशराइज करेगी उस पार्टी को कि आप क्या करो, स्पेसिफिकली परफॉर्म करो जो आपने कॉन्टेक्ट किया था। तो इसलिए मॉनेटरी हर वक्त मॉनेटरी जो कंपनसेशन होते हैं वो एडिक्वेट नहीं होते। तब इस वजह से भी हमने ये एसआरए को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो पहले कोई रिलीफ ऐसे रिलीफ के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट था नहीं। जजेस क्या करते थे, जो पहले वाले एक्ट्स थे उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी डिस्क्रिशन अप्लाई करते थे, और जो उनको लगता था, उनकी डिस्क्रिशन, उनके अकॉर्डिंग जो उनको ठीक लगता था वो रिलीफ क्या कर देते थे, वो उस पार्टी, इंजर्ड पार्टी या ग्रीव्ड पार्टी को प्रोवाइड करवा देते थे। लेकिन इसके रीजंस क्या हुए, डिस्प्यूट अराइज होने लग गए। ठीक है, जैसे कि अब ए और बी दोनों फ्रेंड्स का कोई झगड़ा चल रहा था। ए का सी के साथ चल रहा था, बी का डी के साथ चल रहा था। अब जो ए और सी दो पार्टीज थी, उनका जो डिसीजन आया वो आया किसी मतलब लेसर अमाउंट का, उन्होंने उनको दे दिया कंपनसेशन। ठीक है, और जो बी और डी थे उनको हायर अमाउंट का। अब वो दोनों जो जिसको कम मिला है, अब जाहिर सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि जिसको कुछ चीज कम मिलती है वो थोड़ा तो भड़कता ही है। तो फिर वो डिस्प्यूट अराइज होने लग जाते थे कि जजेस के ऊपर क्वेश्चंस आने लग गए कि ये इन्होंने ऐसे क्यों किया, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए। तो इस वजह से हमारे पास क्या आया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एग्जिस्टेंस के अंदर आया 1877 के अंदर। सबसे पहले जो बात की गई थी कि इसको लेकर आना चाहिए, 1877 था वो। और उसके बाद जो नाइन्थ रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की,
जो उन्होंने 19 जुलाई 1958 को सबमिट की थी, उसके अंदर बताया कि जो SRA 1877 के अंदर जो ड्राफ्ट दिया गया है ना, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। और उन्होंने एक बात और कर दी कि यहाँ पे नीड भी नहीं है, कोई सेपरेट एक्ट लेकर आने की नीड ही नहीं है। ये दो बातें आ गई। तो ठीक मान लिया गया कि चलो ठीक है, सेपरेट एक्ट की अगर जरूरत नहीं है, तो SRA के जो कुछ प्रोविजंस थे ना, उनको जो मेन एक्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, CPC हो गया, TPA हो गया, इनके अंदर क्या कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया। अब इनको इंसर्ट करने की वजह से अब लेजिस्लेचर जो था उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा होने लग गया, ठीक है। तो अब लेजिस्लेचर ने सोचा कि ये बर्डन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब एक जो एडिक्वेट रेमेडीज हम देना चाह रहे हैं अग्रीव्ड पार्टी को, वो दे ही नहीं पाएंगे। तो अपनी इंटेंशन क्लियर करने के लिए लेजिस्लेचर ने क्या कर दिया, SRA के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की, और उसके बाद 1963 के अंदर एक सेपरेट एक्ट आ गया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले ड्राफ्ट आया था 1877 के अंदर, उसके अंदर बोला गया कि कुछ अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और सेपरेट एक्ट की वैसे नीड ही नहीं है। तो फिर से लेजिस्लेचर के ऊपर जब बर्डन आने लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, नीड है। तो 1963 के अंदर फाइनली हमारे पास आ गया हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। हम देख लेते हैं नेचर, कि नेचर क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का। अगर हम नेचर के बारे में बात करें, तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना, वो राइट इन पर्सोनम है। देखिए, ये दो तरीके की टर्म्स है। पहली एक होती है राइट इन रेम और एक होती है राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, और पर्सोनम, राइट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो हमारा जो SRA है वो कैसा है, वो राइट इन पर्सोनम है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारा है कि SRA इज बेस्ड ऑन इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। जो प्रिंसिपल है ना, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस का, SRA उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट नेचर के अंदर हमारा है कि वेयर अदर सब्सटेंटिव लॉ प्रोवाइड इन एडिक्वेट रिलीफ, बट SRA इज प्लेइंग कंप्लीमेंट्री रोल। क्या हो रहा है कि कब अगर दूसरे एक्ट रिलीफ तो दे रहे हैं, लेकिन वो इनएडिक्वेट है, तो उनके साथ कंप्लीमेंट्री रोल प्ले कर रहा है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उनको एडिक्वेट और वो स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करके, जो वो पार्टीज, जो एग्रीव्ड पार्टीज डिजर्व करती हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है स्कोप, कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का स्कोप क्या है। स्कोप के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन नंबर 2 है, वो कुछ इसेंशियल टर्म्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो स्कोप के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा कि SRA डिफाइन करता है कुछ स्पेसिफिक इसेंशियल टर्म्स को, ठीक है। दूसरा, सर्टेन रिलीफ रिलेटेड टू ओनली सिविल मैटर्स एंड कंट्रेक्चुअल राइट्स। कुछ दूसरा क्या बताता है, ये कुछ सर्टेन रिलीफ्स के बारे में बात करता है, जो कि किस मैटर से रिलेटेड है, सिविल मैटर से, और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स जो मैटर है, ऐसे मैटर से रिलेट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इंट्रोड्यूस्ड 7 टाइप्स ऑफ रिलीफ। जैसे कि मैंने लेक्चर शुरू करते वक्त ही बताया था कि जो SRA है, उसके अंदर 7 तरीके की रिलीफ्स के बारे में बात की गई है। तो वो रिलीफ्स क्या है, हम देख लेते हैं। इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर वाइज इनके ऊपर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ हम ये देखेंगे कि ये 7 तरीके की रिलीफ्स है कौन कौन सी। सबसे पहली रिलीफ है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन रिकवर कर सकते हो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। सेकंड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, यानी कि आप कंपनसेशन के साथ साथ आप उसी जिस टर्म्स के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उन्हीं टर्म्स को आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म करवा सकते हो। थर्ड है हमारा रेटिफिकेशन, फोर्थ कैंसलेशन है, और फिफ्थ है रिसेशन, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो हम इसके ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे, अगर वो आपको चाहिए होगी।
तो जो सिक्स्थ रिलीफ है वो है प्रिवेंटिव रिलीफ, जिसके अंदर हम इंजंक्शंस, बेसिकली हम इनको इंजंक्शंस के नाम से भी जानते हैं, इंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और सेवन्थ नंबर जो हमारा रिलीफ है वो है डिक्लारेटरी रिलीफ, जिसके अंदर क्या है, आप कोई भी चीज को डिक्लेयर करवा सकते हो कोई डिग्री के थ्रू। ठीक है, ये 7 तरीके की रिलीफ्स हम पढ़ने वाले हैं आगे जाकर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि इज एसआरए इज एग्जॉस्टिव एक्ट? क्या एसआरए एग्जॉस्टिव एक्ट है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि एग्जॉस्टिव जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। एग्जॉस्टिव वर्ड का मीनिंग होता है कि आप एक आपने जो मीनिंग लिया है वो पूरा समृद्ध है, पूरा मतलब क्या है कि आपने सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया है, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये इतना समृद्ध वर्ड है अगर हम हिंदी में बात करें तो। ठीक है, तो ये बता रहा है, इसकी इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है अशोक कुमार श्रीवास्तव वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1998 के केस के थ्रू कि द एक्ट इज नॉट restricted to specific performance of contract as the statute governs power of the court in granting specific relief in a variety of fields, even though the act does not cover all specific relief conceivable। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो एक एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो बता दिया वो बिल्कुल संपूर्ण है, आप उसके बाहर जाकर कोई मीनिंग देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर हमें कोई और एक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी या किसी और एक्ट की रेफरेंस लेनी पड़ेगी तो वो भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जो एसआरए है वो एक एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। द preamble of the SRA is also shows that the act is not exhaustive of all kinds of specific relief। ये एक्ट का जो प्रेम्बल है वो भी यह शो करता है कि ये जो एक्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अंदर कुछ ही रिलीफ्स के बारे में बात की गई है। अगर कुछ कोर्ट को लगता है या किसी और एक्ट के थ्रू हमें लगता है कि एग्रीव्ड पार्टी को कोई इस एक्ट के बाहर कोई और स्पेसिफिक रिलीफ मिलना चाहिए तो हम वो भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट क्या है, एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। तो ये था हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बेसिक। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, हमें कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले ये याद रखना पड़ता है कि उसकी असेंट डेट क्या थी और उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या थी। तो अगर हम देखें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को असेंट कब मिली थी, तो वो मिली थी 31 दिसंबर 1963 को। और अगर हम इसकी इन्फोर्समेंट डेट की बात करें तो वो है 1 मार्च 1964। तो ये था हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ आज बेसिक्स से शुरू किया था। बेसिक्स ही समझा है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या होता है, इसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, बैकग्राउंड क्या था, नीड क्यों पड़ी, और कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया है। तो अब हम कल के लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं सेक्शन फर्स्ट से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल @शिक्षा चैम्बर। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।